मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खूब मजे से होंगे। आज हम लोग लोकतंत्र के क्रमिक विकास का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा शीर्षक क्या होगा? लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र के क्रमिक विकास पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग लोकतंत्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की विवेचना करेंगे। जो लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र का सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष, यानी सैद्धांतिक का मतलब कि लोकतंत्र के क्या सिद्धांत है, क्या आदर्श है, और व्यवहारिक पक्ष का मतलब कि धरातल पर लोकतंत्र किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज देखा जाए तो दुनिया के लगभग 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना की जब बात करते हैं कि इन सभी देशों में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, क्या यह लोकतंत्र की स्थापना ये एक दिन या एक रात की कहानी है, या यूं ही सरलता के साथ लोगों को लोकतंत्र स्थापित करने में मदद मिल गई, या पहले जो मौजूद राजतंत्र या अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी वो सहर्ष स्वीकार कर लिया लोकतंत्र को? तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र के विकास के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अलग अलग तरीकों से लोकतंत्र की बहाली, जहां लोकतंत्र पहले से था और बीच में लोकतंत्र को डिस्टर्ब कर दिया गया, वहां लोकतंत्र को पुनर्स्थापना करने के लिए बहुत सारे संघर्षों को करना पड़ा है। तो लोकतंत्र के इस विकास के क्रम को समझने के लिए किस तरह से प्राचीन समय से लेकर के अब तक लोकतंत्र की स्थापना हुई है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, लोकतंत्र के क्रमिक विकास का। तो दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना कैसे ही हुई, किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए हम लोग दक्षिण अमेरिका के एक प्रमुख देश चिली और दूसरा पोलैंड की घटनाओं को देखेंगे। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, किस तरह से लोकतंत्र के विकास के लिए संघर्ष किए गए, इस चीज को समझने के लिए उदाहरण के तौर पर हम लोग इन दो देशों का अध्ययन करते हैं। इन दो देशों में लगभग सन 1980 के आसपास की घटनाओं का जिक्र करते हैं और अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका की महादेश का एक प्रमुख देश चिली और दूसरा पोलैंड में घटनाएं घटी और वहां लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। तो आइए सबसे पहले हम लोग चिली, दक्षिण अमेरिका, चिली, यह दक्षिण अमेरिका महादेश का एक प्रमुख देश है। चिली का नाम चिली इसलिए रखा गया है कि विश्व मानचित्र पर जब हम इसकी आकृति को देखते हैं, जैसे भारत है, भारत का नक्शा देखते हैं, पाकिस्तान का, इस तरह से पूरे विश्व मानचित्र पर या जब चिली का हम मानचित्र देखते हैं, चिली का नक्शा देखते हैं, तो इसकी सिमिलरिटी, इसकी समानता एक मिर्च के समान हो जाती है, मिर्च के आकृति के समान होती है। इसीलिए इस देश का नाम चिली रखा गया। तो दक्षिण अमेरिकी महादेश के एक प्रमुख देश
चिली की घटना का हम लोग उदाहरण लेते हैं। चिली में सल्वाडोर आइंदे नामक एक व्यक्ति थे और सल्वाडोर आइंदे नामक व्यक्ति ने वहां पर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया। ध्यान रखेंगे, किसने? सल्वाडोर आइंदे ने, सल्वाडोर आइंदे ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तो सल्वाडोर आइंदे नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया। उसके बाद जब 1970 में चिली में राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया तो उस चुनाव में सल्वाडोर आइंदे ने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। जैसे आप लोग, हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं, अभी वर्तमान समय में भारत की शासन व्यवस्था को देखा जाए तो कहने का मतलब कि भारत में जो चुनाव लड़ी जा रही है, हम लोग कुछ पार्टियों का नाम जानते हैं, जैसे बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जेडी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आरजेडी पार्टी चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर देखें तो चुनाव एक पार्टी अकेले इस समय नहीं लड़ रही है। इसका विस्तार जानने के लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं सरकार का जिक्र करूंगा, भारतीय शासन व्यवस्था और सरकारों के गठन के बारे में चर्चा करूंगा, तो उस समय मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग इस चीज को समझ जाएगा। तो क्या होता है कि गठबंधन, कई पार्टियां आपस में मिल जाती है और मिल करके चुनाव लड़ती है। जैसे देखिएगा कि हम लोगों की तरफ से चुनाव लड़ने वाली जो पार्टियां थी उसमें से एक पार्टी था महागठबंधन और दूसरा एनडीए, नाम सुने होंगे। तो कई पार्टियां आपस में मिलकर के जब गठबंधन बनाती है उसी को गठबंधन कहते हैं। तो इसी प्रकार वहां चिली में जो चुनाव चल रहा था राष्ट्रपति का, उस चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन बनाया गया और उस गठबंधन का नेतृत्व किया सल्वाडोर आइंदे ने और पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन ने राष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त कर लिया। तो जब पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन को विजय प्राप्त हुआ तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे सल्वाडोर आइंदे, तो सल्वाडोर आइंदे वहां के राष्ट्रपति बने। जैसे एनडीए गठबंधन है, अब एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बन गई तो उसका जो प्रमुख नेता जो नेतृत्व कर रहे थे एनडीए गठबंधन के, श्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से मुख्यमंत्री बन गए, उसी तरह से जो प्रमुख नेता होते हैं उनको वो पदभार दे दिया जाता है। तो सल्वाडोर आइंदे के नेतृत्व में पॉपुलर यूनिटी चुनाव लड़ी थी और विजय प्राप्त किया। तो सल्वाडोर आइंदे को चिली का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, यानी चिली के राष्ट्रपति बन गए। तो क्या होता है कि सल्वाडोर आइंदे ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और 1970 के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन तो पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। इन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया और पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन चुनाव जीत जाती है और राष्ट्रपति कहे कि हम लोग कि सल्वाडोर
आइंदे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं। तो यह एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना किया था। जब वो वहां के राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति बनने के बाद वहां बहुत सारे सुधारात्मक कार्यक्रम किए, अपनी देश की जनता की भलाई के लिए, अपने देश के विकास के लिए, देश के लोगों को उत्थान करने के लिए इनका उद्देश्य था कि राष्ट्रपति बने और देश का विकास करे। तो जब ये राष्ट्रपति बने तो कई सुधारात्मक कार्यक्रम किया, जैसे मजदूरों की दशा सुधारने का काम किया, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का काम किया, बच्चों को मुफ्त दूध बांटने का काम किया, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने का काम किया। इस तरह के इन्होंने सुधारात्मक कार्यक्रम चलाए। उस समय अगर चिली की बात करें हम लोग तो उस समय चिली बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। देश की स्थिति बहुत दयनीय थी। जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसी जो प्राकृतिक संपदा थी बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी और उसे बेचकर वो मुनाफा कमा रही थी। इस प्रकार से देखा जाए कि देश में जो आय का स्रोत था, इनकम का जो स्रोत था, वह विदेशी कंपनियों के हाथ में था और विदेशी कंपनियां उससे मुनाफा कमा रही थी। ऐसे में देश की स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम जर्जर होता जा रहा था। देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जनता, किसान, सब लोग भूखे मरने की नौबत में आ गए थे। अब ये चीजें देख करके राष्ट्रपति सल्वाडोर आइंदे को बड़ा दुख हुआ और क्योंकि ये राष्ट्रपति थे तो इन्होंने इन कृत्यों का, इन कार्यों का विरोध शुरू किया। इन्होंने विरोध किया कि मैं कंपनियों को अपने देश से प्राकृतिक संपदाओं को बाहर ले जाने नहीं दूंगा। अब चूंकि पावर इनके हाथों में थी, शासन व्यवस्था इनके हाथों में थी, सत्ता इनके हाथ में थी। अगर इन्होंने एक बार इनका विरोध कर दिया, इन्होंने मना कर दिया, तो विदेशी कंपनियों को वो ताकत नहीं थी कि वो इन्हें बाहर ले जा सके। तो एक बार जान लेते हैं कि जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कई सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया, कई सुधारात्मक कार्यक्रम चलाया, जिसमें पहला क्या था, मजदूरों की दशा सुधारना, मजदूरों की दशा सुधारना। दूसरा, शिक्षा प्रणाली में सुधार। तीसरा, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना। चौथा, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना। ये सारे कार्य उन्होंने किया, ठीक। और उस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर जो है देश से बाहर ले जा रही थी और मुनाफा कमा रही थी। ऐसे में राष्ट्रपति सल्वाडोर आइंदे ने इन कार्यों का विरोध किया। उन्होंने मना कर दिया कि मैं विदेशी कंपनियों को अपने देश से बाहर कच्चे संसाधन को, प्राकृतिक संसाधनों को ले जाने नहीं दूंगा। जब इन्होंने ऐसा किया तो आप सोचिए कि कोई भी विदेशी कंपनियां जो कार्यरत होती है वो विदाउट सपोर्ट के, बिना सहयोग के ऐसा तो कर नहीं सकती है। तो यहां पर जो ये कंपनियां थी, यहाँ के पूंजीपतियों, जमींदारों और
कुछ अन्य सफेदपोश नेताओं का सहयोग था, कुछ विरोधी पार्टियों का भी उन लोगों को सहयोग था। तो इन सबने मिल करके राष्ट्रपति के इस विरोध का विरोध किया, राष्ट्रपति के इन कदमों का विरोध किया कि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे उन लोगों को फायदा हो रहा था। विपक्षी दल चाहती थी सरकार पर किसी तरह का दबाव बना करके सरकार को चलने न दे, ताकि विपक्षी दल सरकार में आ सके, सत्ता में आ सके। तो इन सबको मिल करके षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। इन सबने मिलकर के षड्यंत्र किया और सरकार के विरुद्ध आवाजें उठाई। इसी दौरान क्या होता है कि 11 सितंबर सन 1973 ईस्वी को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर अपना कब्जा कर लेती है। इधर ये घटनाएं चल रही होती है, सरकार के विरुद्ध में जमींदार लोग, पूंजीपति लोग और कुछ विपक्षी दल के नेताओं द्वारा षड्यंत्र किया जाता है। और इधर जो है कि 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लेती है। तो इधर एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है, 11 सितंबर 1973 को चिली के एक नौसैनिक टुकड़ी ने एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया तथा रक्षा मंत्री को बंदी बना लिया। रक्षा मंत्री का उन लोगों ने क्या किया, बंदी बना लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया, यह कहें अपहरण कर लिया। नौसैनिकों ने क्या किया कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह, चिली के सबसे टॉपेस्ट बंदरगाह था, उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। यानी कहा जाए कि रक्षा मंत्री को उन लोगों ने अपहरण कर लिया। और रक्षा मंत्री के अपहरण करने के बाद उन लोगों ने रेडियो पर जो है ना राष्ट्रपति के सामने यह संदेश भिजवाया, राष्ट्रपति से यह सौदा किया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस्तीफा देकर के देश से बाहर चले जाइए। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो है कि चिली में इस तरह से एक अच्छा शासन, एक लोकतांत्रिक शासन, समाजवादी विचारधारा वाला शासन ना चले। ऐसे में आम जनता को फायदा होता है, जमींदारों को, पूंजीपतियों को फायदा हो नहीं रहा था। इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र किया और उधर सैनिकों को किसी तरह से उन लोगों ने इस कार्य के लिए उकसाया और सैनिकों ने ऐसा किया और राष्ट्रपति को देश छोड़कर भाग जाने, इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग जाने के लिए कहा। लेकिन राष्ट्रपति सल्वाडोर आइंदे जो थे वह एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्हें अपने देश के प्रति आदर था, देश के प्रति सम्मान की भावना उनके मन में था और वे अपनी जान कुर्बान कर देना जानते थे, लेकिन देश छोड़कर भागने वाले व्यक्ति में से नहीं थे। तो सेना कुछ करती या विरोधियों द्वारा कोई कदम उठाया जाता, इससे पहले ही राष्ट्रपति सल्वाडोर आइंदे ने रेडियो के माध्यम से आम जनता के सामने अपना संदेश भेज दिया। रेडियो पर उन्होंने देश के नाम अपना संदेश भेजा। देखे होंगे कि समय समय पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी जी कभी कभी टेलीविजन पर अपना संदेश देने आते हैं। उसी तरह उस समय टेलीविजन बहुत कम हुआ था, घर घर रेडियो हुआ करती थी, तो रेडियो पर उन्होंने
देश के नाम अपना संदेश दिया। मैं उस संदेश का एक छोटा सा अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं कि उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे ने रेडियो पर कहा कि मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह से हमारे देश पर कायम कर लेगी तो चिली के लोग उस मुश्किल अंधियारे से भी, उस विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकल जाएंगे, पार पा लेंगे। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर ही वे स्थितियां जरूर आएगी जब एक आजाद और एक बेहतर समाज की रचना करने के लिए हमारे देश के लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद, चिली के मजदूर जनता जिंदाबाद, उन्होंने ये संदेश दिया। फिर आगे उन्होंने कहा, ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं अपराध, महाअपराध, कायरता, देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर रहूंगा। उनको पहले पता चल चुका था कि ये जो लोगों द्वारा, सैनिकों द्वारा किया जा रहा है, इसमें हम मारे जाएंगे। इसीलिए उन्होंने यह कहा कि ये मेरे आखिरी शब्द हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं मर तो जाऊंगा, मेरा शरीर नष्ट तो हो जाएगा, लेकिन मैं आजीवन देश के जनता के विचारों के अंदर जीवित रहूंगा और सबक बनकर जीवित रहूंगा कि वे देशद्रोहियों, कायरता के खिलाफ हमें याद करेंगे और हमसे प्रेरणा लेंगे। ये संदेश उन्होंने रेडियो पर दे दिया। जनता के सामने ये रेडियो पर संदेश पहुंचा। तब तक 11 सितंबर 1973 को ही ये घटना, 11 सितंबर 1973 को ये सब हुआ और रेडियो पर जब उन्होंने अपना संदेश दिया, इससे सैनिकों और विद्रोहियों के जो है एकदम पूरी तरह से बौखला गए और वे लोग बौखला करके जनरल अगस्तो पिनोशे के नेतृत्व में ये जो विद्रोह हो रहा था, ये जो कब्जा किया गया था, इस सबका नेतृत्व कर रहा था जनरल अगस्तो पिनोशे। जनरल अगस्तो पिनोशे, तो जनरल अगस्तो पिनोशे के नेतृत्व में, पिनोशे के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों ने 11 सितंबर, उसी दिन 11 सितंबर 1973 को, 11 सितंबर 1973 को अमेरिका के सहयोग से, 73 को अमेरिका के सहयोग से सत्ता पर कब्जा कर लिया तथा राष्ट्रपति आयंदे की हत्या कर दी। तो यही हुआ जब इन्होंने संदेश दिया और इस संदेश को सुन करके जो सैनिक बौखला गए, विद्रोही सैनिक बौखला गए और उन लोगों ने क्या किया, अमेरिकी सहयोग से जो उनका नेतृत्व जनरल अगस्तो पिनोशे कर रहे थे, उनके नेतृत्व में 11 सितंबर 1973 को ही चिली की सत्ता पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे की हत्या कर दी गई। और इसके बाद राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे की हत्या कर दिया गया, सरकार मैंने कहा जाए कि सैनिकों के हाथ में चली। तो ये जो घटनाएं हम देख रहे हैं कि सेना के द्वारा जब विद्रोह करके सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया जाता है,
पहले के सरकार को अपदस्थ करके जब सेना अपना शासन स्थापित कर लेती है तो ऐसी परिस्थिति को सैनिक तख्तापलट कहा जाता है, अर्थात इस क्रिया को जो किया गया इसे ही सैनिक तख्तापलट किया जाता है। जब सैनिकों द्वारा विद्रोह करके और पहले से वर्तमान सरकार को पलट करके सैनिकों की सरकार स्थापित कर लिया जाए तो इसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। तो यहां पर चिली में सैनिक तख्तापलट कर दिया गया और अब शासन में जनरल अगस्तो पिनोशे के नेतृत्व में सेना की सरकार वहां बन गई। पिनोशे की सरकार में जितने भी उस देश में सल्वाडोर आयेंदे के समर्थक, समाजवाद के समर्थक, राष्ट्रवाद के समर्थक लोग थे, उन सब की हत्या करवा दी, दमन करवाया। सल्वाडोर आयेंदे की पुत्री, उनके परिवार के लोगों को जेल में डाल दिया गया। न जाने कितने लोगों को लापता कर दिया गया जिनका कोई पता नहीं। जैसे मान लीजिए कि मारा गया तो लाश तो मिलनी चाहिए, तो ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोगों का कोई पता ही नहीं चला कि वो मारे गए कि क्या हुआ। इस प्रकार से कहा जाए कि एक तांडव कर दिया गया, एक जबरदस्त जो कहा जाए कि दहशत फैला दी गई चिली। और इस प्रकार से सैनिक तख्तापलट करके जनरल अगस्तो पिनोशे सेना की सहायता से सैनिक सरकार की स्थापना चिली में कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि सैनिक तख्तापलट के माध्यम से जो चिली में पहले लोकतंत्र था उस लोकतंत्र को उखाड़ कर फेंक दिया गया। फिर जनरल अगस्तो पिनोशे की नेतृत्व वाली सरकार, जनरल अगस्तो पिनोशे ने 17 वर्षों तक चिली पर शासन किया। 17 वर्षों तक उसने चिली पर शासन किया। 17 वर्षों के बाद उसके शासन की समाप्ति तब हुई जब उसने 1988 ईस्वी में जनमत संग्रह कराने का प्रयास किया। 17 वर्षों तक लगातार कहा जाए कि एक तरह से दहशत की, डर की जो सरकारें स्थापित की गई, सैनिक तख्तापलट की जो सरकारें स्थापित की गई, 17 वर्षों तक यह सरकारें चली। 17 वर्षों तक सरकार चलने के बाद शायद जनरल अगस्तो पिनोशे को लगा कि अब मैं यहां अपना शासन स्थापित कर सकता हूं, यहां की जनता मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, यहां की जनता भयभीत है। और जो भी उसके मन में विचार आए, ऐसे लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, तो जनरल अगस्तो के मन में जो भी विचार आया उस विचार को लेकर के उसने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनमत संग्रह का मतलब कि उसने वोटिंग कराने का फैसला किया कि जनता हमें चाह रही है कि नहीं, जनता हमें मत दे रही है कि नहीं। तो उसने क्या किया, जनमत संग्रह कराया, अर्थात निर्वाचन करवाया, चुनाव करवाया। याद रखिएगा, सैन्य बल पर, ताकत के बल पर आप किसी के शरीर पर हुकूमत कर सकते हैं, किसी के दिल में, किसी के मस्तिष्क में आप हुकूमत नहीं कर सकते। तो इस तरह से वहां की जनता के शरीरों पर आप शासन कर रहे थे, वहां के जनता के दिमाग पर आप शासन नहीं कर रहे थे, वहां के जनता के दिल पर आप शासन नहीं कर रहे थे। वो तो दिल से, दिमाग से आपको निकाल फेंकना चाहती थी। और जब 1988 ईस्वी में जनमत संग्रह कराने का फैसला जनरल अगस्तो पिनोशे ने किया तो वहां की जनता को मौका मिल गया और उस मौके का फायदा उठा करके भारी बहुमत के साथ जनता ने जनरल अगस्तो पिनोशे की सैनिक सरकार को ठुकरा दिया। क्या हुआ, 1988 में जनमत संग्रह के दौरान जनता ने पिनोशे के सैनिक
सरकार को भारी बहुमत से ठुकरा दिया। यानी कि कहा जाए कि लोकतंत्र के विरुद्ध, राष्ट्रवाद के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली ताकतों को उनका औकात वहां की जनता ने दिखा दिया कि देर ही सही, लेकिन जनता अपनी बदला लेकर आती है। तो इस प्रकार चिली से 1988 ईस्वी में जो ये जनरल अगस्तो पिनोशे की सैनिक सरकार थी, वो सैनिक सरकार समाप्त हो गई और उसके बाद चिली में पुनः लोकतंत्र की बहाली हुई। अब तक चिली में 4 बार चुनाव हो चुका है। जिस समय ये किताब छपी उस समय तक की मैं बात कर रहा हूं, यानी लगभग 2006-07 के आसपास की घटनाएं हैं कि तब तक चिली में 4 बार चुनाव हो चुका है और 2006 के जनवरी के राष्ट्रपति के चुनाव में, जब 2006 में राष्ट्रपति का, जनवरी 2006 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में पूर्व वायुसेना एक थे जिनका नाम था अल्बर्टो बैसेले, वायुसेना प्रमुख थे अल्बर्टो बैसेले। इस सैनिक तख्तापलट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। वह भी सल्वाडोर आयेंदे के समर्थक थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। तो 2006 के चुनाव में उन्हीं की पुत्री मिशेल बैसेले थी। अल्बर्टो बैसेले जो पूर्व वायुसेना प्रमुख थे, उनकी पुत्री मिशेल बैसेलो को वहां की जनता ने अपना मत दिया और विजय बनाया। तो 2006 के राष्ट्रपति के चुनाव में जनवरी 2006 के राष्ट्रपति के चुनाव में मिशेल बैसेले विजयी रही। कौन थी मिशेल बैसेले? तो पूर्व वायुसेना प्रमुख जो 1973 के सैनिक तख्तापलट के दौरान जिनकी हत्या कर दी गई थी, जो सल्वाडोर आयेंदे के समर्थक थे, उन्हीं की पुत्री थी मिशेल बैसेले और वो विजयी रही। और इस प्रकार एक लंबे संघर्ष के बाद हमने देखा कि चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। तो लोकतंत्र के क्रमिक विकास में चिली के इस जनसंघर्ष को और चिली में लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष किया गया, लोकतंत्र की पुनर्बहाली की गई, यह घटना का जिक्र मैंने आप लोगों के सामने किया। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मैं क्रमवार करके सोशल साइंस के, खास करके मैं सामाजिक विज्ञान के सारे विषयों का मैंने पूरी तरह से इसी तरह से पढ़ाऊंगा। ये नहीं है कि अन्य शिक्षकों की भांति मैं केवल कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। मैं वादा आप लोगों से करता हूं कि पूरी जानकारी, पूरा कंटेंट आपके अंदर दूंगा, ताकि केवल आप बोर्ड परीक्षा की ही बात न, आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जाएं तो आपको एनसीईआरटी की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़े। एनसीईआरटी का पूरा जानकारी, पूरा टैलेंट आपके अंदर हो, मैं ये प्रयास करूंगा। आप लोग इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी लाऊंगा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जितना अधिक से अधिक लोगों को आप लोग शेयर करें और अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो से जुड़ जाएं, ताकि लाइव क्लासेस चलाते वक्त भी हमें अच्छा लगे।
क्योंकि कुछ लोग जब लाइव क्लासेस में रहते हैं तो काफी अच्छा लगता है और उस समय और मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब जो मैं पोलैंड की बात किया था और आगे की चीजें अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।